Hello everyone. So my name is Meerab and I am basically from Rawalpindi, Pakistan. And today I'm going to share my whole journey from Pakistan to UK as a student. So सबसे पहले जो है फर्स्ट थिंग फर्स्ट के जो है मैं अपनी सारी जर्नी आप लोगों से शेयर करूँगी और फिर जो है वेल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सबने जो है काफ़ी लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लगाई हुई और मैंने भी उन लोगों की वीडियोस देख देख के ही बहुत ज़्यादा करेज भी लिया था, करेज गैदर किया एंड देन मुझे बहुत हेल्प हुई जब मैं अपना प्रोसेस कर रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी क्यों नहीं अपनी जो है जर्नी और अपनी जो है स्टोरी शेयर कर सकती एंड अगर किसी को मेरी जर्नी या मेरी स्टोरी से मोटिवेशन या हेल्प मिल सकती है तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तो जो सबसे पहले जो है आपने अपना जहन बनाना है कि भाई आप निकलना चाहते हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से गोल था कि भाई मैंने निकलना है और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करना है कि भाई मैं अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं। तो उसके लिए हमेशा ज़रूरी है कि भाई आप ज़हन बनाएं और ऑफ कोर्स आपके पास जो है आपकी करेंसी भी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे लिए जो था ज़हन में मेरे यूके ही था कि उस टाइम सबसे अच्छा जो जा रहा था कि भाई कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ले रही है और कौन सी कंट्री है जिसका जो इनटेक्स हैं वो अच्छे रेशियो अच्छी परसेंटेज अच्छी जा रही है स्टूडेंट्स को लेने की। तो जो है फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करना शुरू की एंड देन मैंने यूनिवर्सिटीज़ को अच्छे से पढ़ना शुरू किया कि भाई उनका क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले अप्लाई करने के भाई ज़रूरी है कि आप देख लेंगे उनका क्राइटेरिया क्या है और अपनी सबसे पहले आपका जो खुद का काम है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करके रखें ताकि जैसे ही आप इस सेकंड प्रोसेस में शुरू करें तो आपके पास सब कुछ जो है अवेलेबल हो। तो जो है मैंने यूनिवर्सिटी सर्च करना शुरू किया और मैंने देखना शुरू किया कि भाई मेरा सब्जेक्ट जो है और मैं किस सब्जेक्ट को जो है परस्यू कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बैचलर्स किया हुआ था और मैं मास्टर्स के लिए जाना चाहती थी एंड आई वुड से कि भाई आप लोग भी पाकिस्तान में बैचलर्स करें और मास्टर्स के लिए जो है यूके आए तो आप लोगों को फ़ायदा है कि भाई मास्टर्स की फ़ीस इस तरह से कम होती है कि 1 साल का मास्टर्स होता है या 1.5 साल का होता है और उसमें या तो आपको प्लेसमेंट मिल जाती है या फिर आपकी जो है फ़ीस का में डिफरेंस आ जाता है। 4 साल की एंड 1 ईयर की फ़ीस में बहुत ज़्यादा बड़ा एक डिफरेंस है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप बैचलर्स वहीं से करें और मास्टर्स कर ही यहाँ पर आएँ अगर आप यूके को परस्यू करते हैं। तो जनाब जी फिर मैंने जो है अब सारा कुछ देखना शुरू किया कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट बनवाएं और कोशिश करें कि 10 साल का बनवाएं। मैंने भी 10 साल का ही बनवाया था, आप लोग भी 10 ईयर्स का बनवा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। पासपोर्ट बनवाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है अटेस्ट करवाएं। आप अपना ना सिर्फ जो है आप अपने एटीसी से करवाएं, अगर आप मोफा से भी करवा लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी, तो भी बहुत अच्छी बात है और उसमें टाइम लगता है। तो सबसे पहले आप ये सारे काम कर लें और आप शुरू करें 1 साल पहले। मैंने भी 1 साल पहले ही शुरू किया था और फिर जब टाइम आया था तो भाई मेरा, क्योंकि जब आपका काम शुरू होता है तो फ़ौरन से हो ही जाते हैं काम और इसलिए आपके पास हर चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन अब अपनी जो है पर्सनल स्टेटमेंट लिखना शुरू करें। पर्सनल स्टेटमेंट एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है कि आपकी एप्लीकेशन जल्द से जल्द मीन्स के जो है शॉर्ट लिस्ट होए, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गौर कर रही है और अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, स्कॉटलैंड वगैरह साइट पर भी जा रहे हैं, तो भाई उनके लिए पर्सनल स्टेटमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी एक बहुत ज़्यादा जो है काउंटेबल चीज़ है। तो आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखना शुरू करें कि भाई आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, आपने क्यों ये सब्जेक्ट चूज़ किया है और आपके क्या करियर प्लान्स एंड गोल्स हैं। उसके बाद जो है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को करने के बाद तैयार आप जो है अपने इंग्लिश टेस्ट की तैयारी शुरू करें। अच्छा, अगर जो है अगर आप इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं हैं, ऑफ कोर्स हर कोई नहीं होता, मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं ये कहूँगी मैंने आइल्स भी दिया हुआ है लेकिन मेरा आइल्स एक्सपायर हो गया था एंड ऑनेस्टली कि मैं दोबारा आइल्स नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि भाई आइल्स जो है एक टास्क है और उसके अलावा एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान में 60 to 70,000 रुपीज़ आइल्स के आजकल में चल रहे हैं, जो कि
हमारी नॉर्मल फैमिलीज़ के लिए देना बड़ा मुश्किल है भई। तो अगर आप एक दफ़ा फ़ेल हो गए और दूसरी दफ़ा तो आपका लाख डेढ़ तो वहीं चला गया। सो गुड न्यूज़ ये है कि भई कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ड्यूलिंगो भी एक्सेप्ट करती हैं और ड्यूलिंगो बहुत ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू आइल्स और आप ईज़िली उसको क्लियर कर सकते हो और अगर आप उसकी 2-3 अटेम्प्ट्स भी दो, तो भी आप तीसरे में तो क्लियर कर जाओगे और वो सस्ता भी है, यानी कि आपके 12 से 14,000 जो है एक टेस्ट का है। और आप ये भी देख सकते हो कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ड्यूलिंगो ले रही हैं और मैं उस यूनिवर्सिटी में करूँ। एंड शेफील्ड हैलम जो है वो भी ड्यूलिंगो लेती है, क्योंकि मैंने शेफील्ड हैलम से किया था और मैंने ड्यूलिंगो ही दिया था उस टाइम पर। और उस टाइम पर जो है मेरा एम्बेसी ने इंटरव्यू भी नहीं लिया था। खैर आपका इंग्लिश टेस्ट भी हो गया तैयार, ठीक हो गया। फिर अब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट पर भी गौर करना शुरू कर देना है। अगर तो वो आपने अपने पेरेंट्स से लेनी है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप उनकी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने पेरेंट्स की स्टेटमेंट लगा सकते हैं। आपको बस एक स्टाम्प पेपर बनवाना पड़ता है जिसमें आपके पेरेंट्स ये करते हैं कि भाई हम अपनी जो है अपनी विल से अपने डॉटर को या अपने सन को भाई ये वाला अपने बैंक अकाउंट दे रहे हैं या वो ये पैसे हम उनके लिए रख रहे हैं, तो वो लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो फिर जो है आपको आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ये भी आपका एक सारा हो गया। अब जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं तो देन जो है आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ देखना शुरू करें कि जो उनसे भी हैं। आप सब में जो है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो यूके की हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही एप्लीकेशन लेती हैं। बहुत ही हाईली जो हाई रैंक्ड पर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनकी कुछ फ़ीस है, बट मोस्टली 90% यूनिवर्सिटीज़ उनकी कोई फ़ीस नहीं है। सो आप जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ क्वाइट डॉन्टिंग, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन जब आप एंड में पहुंचते हैं तो इट्स ऑल वर्थ इट ऑनेस्टली। तो ये सारा आप अपने तब आपके पास जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हुए होते हैं तो आप ऐसे से अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी में एंड आप फ़ौरन से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक बात आती है कि रिप्रेजेंटेटिव की हम क्यों ना रिप्रेजेंटेटिव से करवा लें, हम इतनी क्यों तकलीफ़ बर्दाश्त करें। तो वो बात भी ठीक है सब आप लोगों की कि हम लोग बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव से या किसी जो है कंसल्टेंट से करवा सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी यूनिवर्सिटी से करवाएं जिनके अपने कंसल्टेंट हों, जिनके अपने रिप्रेजेंटेटिव हों। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के हैं जिसमें से जो है शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी जिससे मैंने किया, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आपको कोई डर नहीं होता कि भाई अगर आप उन्हें पैसे भी दे रहे हैं तो आपके खाए जाएंगे, लेकिन वो पैसे नहीं लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम करते हैं। इसी तरह बेंगोर यूनिवर्सिटी है, उनके भी अपने ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके भी आपको वो आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं और वो आपको सारा प्रोसेस जो है आपका खुद से ही आपको करके देते हैं, जब तक कि आप अपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट VFS में डालकर नहीं आ जाते। तो क्यों ना बिना पैसे दिए ही आपका सारा काम ठीक और अच्छा हो जाए, तो क्यों ना वही ऑप्शन ली जाए। तो रिप्रेजेंटेटिव्स आर द बेस्ट ऑनेस्टली, जो कि यूनिवर्सिटी के अपने वेरीफाइड हों। खैर उन्होंने मेरे सारे एप्लीकेशन अच्छे से उन्होंने मेरी खुद फिल आउट की, उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स खुद देखे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। और जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी मुझे खुद सेट करके दिए कि भाई इसी तरह से आपने VFS में लेकर जाने हैं और उनको ऐसे ही दे देने हैं, और मैं वैसे ही लेकर गई और ऑनेस्टली मेरा एक पेपर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे सेट करके दिए हुए थे कि वैसे से ही उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए एंड जो है मैं सबमिट करवा के बायोमेट्रिक करवा कर वहाँ पर आ गई। अच्छा, कुछ दिनों बाद जो है मुझे यूनिवर्सिटी की मेल आई थी जिसको हम कहते हैं जी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, NSF। मोस्ट लोगों को नहीं आती, कुछ लोगों को आती है, तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। तो ये बेसिकली ये नहीं होता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ये होता है कि वो आपको एक और मौका दे रहे हैं कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, उनको लगेगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन में ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है या इस डॉक्यूमेंट में आप और कुछ हमें चाहिए, तो वो आपको उस नाम से ईमेल आएगी और वो आपसे वो वाला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा उनको। मेरे केस में ये हुआ था कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास, लेकिन मेरा एक डॉक्यूमेंट मिसप्रिंट था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ईमेल की थी कि भाई हमें ये वाला डॉक्यूमेंट दोबारा चाहिए, इसको अच्छे से प्रिंट करके आप हमें दोबारा से सेंड करें। और अगर आप कोई और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज दें। तो एक प्लस पॉइंट है कि चलो भी कोई रह भी गया है तो भेज दें दोबारा, लेकिन कोशिश करें कि सारा कुछ अच्छे से ही हो। बट मेरे टाइम में ये था कि ईद थी उन दिनों में और सब कुछ बंद था, तो मुझे एक नॉर्मल सी दुकान मिली थी और एक डॉक्यूमेंट ही था जो रह गया था, जो कि मुझे याद नहीं रहा। और एंड टाइम पे जब मैंने करवाया तो इतना अच्छा क्वालिटी में नहीं प्रिंट हुआ था। खैर मुझे 17 to 18 डेज़ बाद मेरा वीज़ा आ गया था और खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि भाई वो 1 साल की मेरी मेहनत थी। और फिर जो है मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों इकट्ठे फ़्लाई किए थे और मेरी जो कॉस्ट आई थी बेसिकली मेरी
14,500 यानी कि 14,500 मेरी फ़ीस थी। बेसिकली मेरी 17,000 फ़ीस थी, जिसमें से मुझे उन्होंने 2,000 डिस्काउंट दिया था और मेरी 14,500 कुछ थी। ऐसे करके मेरी फ़ीस टोटल बनी थी, जो कि टू मच है। बट 1 साल की आप कड़वा घूंट भर के दे ही देते हो, लेकिन आप 4 साल की बहुत मुश्किल है। सो खैर वो हुआ। फिर जो है उसके साथ में जब मैंने वो किया, जब मेरे पासपोर्ट आया था, तो मेरी उस दौरान में जो मेरी सारा कॉस्ट आई थी, वो मेरी थी वीज़ा फ़ीस की, वो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस की थी, और वो मेरी एप्लीकेशन फ़ीस थी। ठीक है, एम्बेसी फ़ीस थी। ये सारे, इन सारी चीज़ों के पैसे आए थे, और ये तकरीबन मेरा अराउंड 10 से 15 लाख लग गया था। क्योंकि उस ये अब 2 साल पुरानी बात है, तो ऑफ कोर्स अब जो है बढ़ गए हैं, हर चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ चुकी हुई है। तो खैर मैं 14 अगस्त को हम लोग फ्लाई कर चुके थे। हमारा प्रॉपर इंडिपेंडेंस डे हो गया था, और हम लोग यहाँ पर जब यूके में लैंड हुए, तो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। ऑनेस्टली इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई वुड से कि अगर आप लोग कोशिश कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास है और आप वाकई आना चाहते हैं, तो आई वुड से अगर आप सिंगल हैं तो ज़रूर डू ट्राई। क्योंकि भाई डिपेंडेंट्स के लिए यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी हैं, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आप ज़रूर आएँ और इस एक्सपीरियंस को लें। ये एक होल न्यू एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ का, और बस एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स ऑनेस्टली। सो जब आप यहाँ आ जाते हैं, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जल्दी से मैं आपको ये सारा कुछ भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो सबसे पहले आप जब यहाँ आते हैं, तो आपने जो है जनाब जी अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है कि भाई हम आ गए। अब ये नहीं कि आप कहीं दूर तीसरे पार चले जाके जो है अपनी अकोमोडेशन ले लें, कि यूनिवर्सिटी को कुछ अता पता ही ना हो। अगर आप दूर भी हैं, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी को जाके इन्फॉर्म करना है कि भाई हम आ चुके हुए हैं, हम लैंड कर गए हैं। ये आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी स्पॉन्सर है, आपने आपको स्पॉन्सर किया। ठीक है, तो आपने यूनिवर्सिटी को बताना है। जब मैंने आते ही सेकंड डे ही अपनी यूनिवर्सिटी को जो है बताया था कि भाई मैं आ गई हूँ। मैं खुद गई थी, हालांकि मैं लेस्टर आई थी, और शेफील्ड में मेरी यूनिवर्सिटी थी। मैं लेस्टर से शेफील्ड आई थी, और मैंने उनको बताया था कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और उन्होंने मुझे बीआरपी मेरा हैंड ओवर कर दिया था। तो इसीलिए अब तो बीआरपी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि अब ई वीज़ा आ गए हैं, तो अब फिर भी आपका काम है कि आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करें। ठीक है, तो सबसे, और जब आप यहाँ आते हैं, तो ऑनेस्टली आप मैप सीख के आएँ। यहाँ पर आप बिना मैप के नहीं चल सकते हैं। फ़ोन में जो आपके मैप होता है, यहाँ पर जो पोस्ट कोड होते हैं, उसी पे ही आपकी लाइफ चलती है। तो आपने अपने मैप जो है ना सीख के आने हैं, कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए, क्योंकि मैप पे ही चलना है। यहाँ पे हम लोगों से नहीं पूछते, हम मैप से पूछते हैं। तो वो आपका जो है बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है, जब आपका जो है आपके पास अब ई वीज़ा है, तो जो भी स्पेशल नंबर वो आपको देंगे, आपने उस नंबर से ही अपनी बाकी चीज़ें भी अप्लाई करनी है। जैसे मेरे पास बीआरपी था, तो मैंने इस बीआरपी के थ्रू जो है अपना एनआई अप्लाई किया था। ये आपका नेशनल इंश्योरेंस होता है, मतलब कि आपका टैक्स होता है। यहाँ पे टैक्स पेयर होना एक बहुत अच्छी, आपकी एक अच्छे सिटीज़न की निशानी होती है। तो आपके पास एक आपका एनआई होना चाहिए। कहीं आप जॉब के लिए भी जाएंगे, तो सबसे पहले वो आपका एनआई ही मांगते हैं, एनआई पेपर जो होता है। तो आपने जो है अपना एनआई अप्लाई करना है। इसीलिए आपका एक परमानेंट एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई रिलेटिव है, तो और वो ट्रस्टवर्दी है, तो उनका एड्रेस ले लें। अगर आपकी कोई अकोमोडेशन है, तो आपने उस अकोमोडेशन में अगर 2-3 महीने रहना है, तो फिर आप उस अकोमोडेशन का एड्रेस दें। सो आपकी अकोमोडेशन का अरेंज बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फटाफट से इन सारे कामों को कंप्लीट कर सकें, और अपनी स्टडीज़ को शुरू कर सकें, और अपनी जॉब्स ढूंढना शुरू करें, क्योंकि जॉब के लिए आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अच्छा जी, एनआई जब आपका आ जाता है, मेरा 5 डेज़ में आ गया था, आप लोगों का भी 5 से 10 दिन में आ जाना चाहिए। उसके बाद जो है आप अपना जो है जीपी के लिए, जो कि जनरल प्रैक्टिशनर यहाँ पे बोलते हैं, सर्जरी, यहाँ पर क्लिनिक को सर्जरी बोलते हैं बेसिकली। तो वहाँ पर आपने अपना जो है अप्लाई करना है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप वहाँ जाके भी रजिस्टर करवा सकते हैं वॉक इन करके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई आप बुखार हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो आप अपनी सर्जरी के पास जा सकते हैं, या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उनको पता होता है कि भाई ये बंदा रजिस्टर है। तो आपने ये भी आपका ज़रूरी काम है कि आपका बीआरपी कलेक्शन वो नहीं है, तो ई वीज़े का जो नंबर है उसको यूज़ करके आपने एनआई लेना है, जीपी रजिस्टर करवाना है अपना, और अपना बैंक अकाउंट बनवाना है। बैंक के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ पे हर चीज़ जो है अब वाया कार्ड होती है, ऑनलाइन बैंकिंग है। तो अब आप ये सोचते होंगे कि भाई बैंक खुलवाने में तो बड़े दिन लग जाएंगे। एक तो
ऑनलाइन बैंकिंग है कि जो कि फ़ॉरेन से हो ईज़िली एक्सेसिबल है, जैसे कि मोन्ज़ो है, स्टारलिंक है, या आप फ़ॉरेन से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो आपके ईज़िली बीइंग अ स्टूडेंट आपको अकाउंट खोल देते हैं। आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरते हो, आपको जस्ट अपना पासपोर्ट या एनआई या बीआरपी या अपना ई वीज़ा डालना होता है एप्लीकेशन में, और वो आपका जो है एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे कि लॉयड्स है, बार्कलेज है, ये जो बैंक्स हैं ये आपको इजीली आपका बैंक बना देते हैं, आपको कार्ड आ जाता है और आपका ये भी चल पड़ता है काम। ये सारी चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी हैं। ठीक हो गया जी, ये सारा तो हो गया अभी स्टार्टर्स। ठीक है, उसके बाद जो है जब आप अब ने यूनिवर्सिटी शुरू कर दी है, तो मैं आपसे ये आपको रिकमेंड करूँगी कि भाई अपनी यूनिवर्सिटी का कोई भी दिन मिस मत करें। अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को जाएं, अपनी अपनी ध्यान से करें, फेल ना हो, कोशिश ना करें, क्योंकि आप भाई यही काम करने आए हैं। अगर उनको लगेगा कि भाई ये बच्चा तो आ ही नहीं रहा, और यहाँ पर बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें बच्चों को नोटिस गए हैं कि भाई आप लोग क्लास मिस कर रहे हैं, आप अपने घर वापस जाएं, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने तो आए नहीं हैं। तो आपकी अगर मास्टर्स है तो आपकी अमूमन एक ही क्लास वीक में होती है, वो तो आप अटेंड कर ही सकते हो। तो आप अपनी क्लास करें, अपनी असेसमेंट्स खुद करें, किसी से मत करवाएं, क्योंकि जब अगर प्लेजरिज्म आ जाता है तो ऑनेस्टली वो आपको पैनल में बिठा देते हैं। पाकिस्तान में ये की तरह नहीं होता कि भाई फेल कर दिया, वो फेल तो करते ही करते हैं, आप पे केस हो जाता है कि भाई आपने चोरी किया किसी का काम, आपने कॉपी पेस्ट किया, प्लेजरिज्म हो गया। तो अपनी असेसमेंट्स ध्यान से करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हेल्प के कि भाई किस तरह से असेसमेंट्स की जाती हैं, या किस तरह से जो है क्रिटिकल एनालिसिस किए जाते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पर आके भाई 2-4 महीने समझने में लग जाते हैं भाई क्रिटिकल एनालिसिस नाम किस चीज़ का है, क्या होती है वो चीज़। तो मैंने खुद बहुत स्ट्रगल किया था, मुझे उस टाइम कोई हेल्प करने वाला नहीं था कि इस मेरे क्वेश्चन को कोई एक्सप्लेन कर सके भाई क्रिटिकल एनालिसिस होता क्या है, तो किस तरह से करते हैं, क्या उसका इजी वे है। तो अगर आप उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल लेट यू नो, आई विल टेल यू कि भाई इसको क्या, ये क्या होता है और किस तरह से आप अपनी जो है असाइनमेंट्स फिल कर सकते हैं, पर खुद करें। इसी तरह से सेम गोज़ विद द डिसर्टेशन एज वेल। डिसर्टेशन होता है आपका रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऑनेस्टली साल का पता भी नहीं चलता। मैंने सितंबर में शुरू किया था, सितंबर 2023 में, और मेरा अगस्त 2024 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया हुआ था। ऑनेस्टली सारे रिजल्ट्स आ गए हुए थे, तो सिर्फ एक साल की बात होती है, ठीक है। और उस साल में मैंने जॉब भी की थी। तो आप ये जो बच्चे कहते हैं कि भाई जॉब भी होती है और हम टाइम नहीं दे पाते तो हम इसलिए किसी और से करवाएंगे, तो आप क्यों अपनी मेहनत की कमाई किसी को देंगे, आप खुद करें, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रगल पीरियड का टाइम होता है, तो ये अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना साल में किया, और मैंने उसके दौरान में ड्यूरिंग उसके जॉब भी की पार्ट टाइम, और मेरा फोकस हमेशा से था कि मैं एनएचएस में जॉब करूं, क्योंकि एनएचएस में इजीली आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो और मेरी फील्ड भी हेल्थ केयर थी। अगर आपकी फील्ड हेल्थ केयर नहीं है तो आप ऐसी कंपनीज ढूंढें जो कि भाई आपको पता होगा इन फ्यूचर ये स्पॉन्सरशिप देंगे, बेशक आप उनके पास वॉलंटियर काम करें। अगर आप वॉलंटियर काम कर रहे हैं तो आपकी बहुत वैल्यू है वॉलंटियर वर्क की। इवन कि अगर आप पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत वॉलंटियर वर्क करें, कुछ और एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वॉलंटियर वर्क कर लें, और आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको स्टार्टर्स जॉब मिल जाएगी, ईजी होगा। जाएगी आप बिल्कुल ज़ीरो और कोरे कागज़ की तरह आके कहें कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, तो वो बहुत मुश्किल होता है। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है। तो फिर जो है मेरा 1 साल इसी तरह से मैंने अपनी खुद से किया, और अपनी जॉब ढूंढी, अपनी पार्ट टाइम किया, और फिर जब मेरी डिसर्टेशन शुरू हुई तो मैंने फुल टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर दी, क्योंकि मेरा ये फोकस और ये मेरा गोल था कि मैंने जो है PSW नहीं लेना, और मैंने जो है किसी ना किसी तरह से स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेना है, ठीक है। यही मेरा गोल था, और मैंने उस पर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल किया, मेहनत किया। ऑनेस्टली आई हैव ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द UK जस्ट टू गिव इंटरव्यूज़, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए मैंने। 160 एप्लीकेशंस जो हैं वो 3 महीनों में, जून से लेकर अगस्त लगा लें आप, डालना शुरू की थी, और बहुत सारी रिजेक्शंस भी हुई, लेकिन मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्लियर भी किए। सो उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि भाई बेशक रिजेक्शन थी, लेकिन उसमें लर्निंग थी, कि मुझे पता चला कि भाई क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि भाई आप किस तरह से अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, उनको किस तरह के जवाब चाहिए, किस तरह एप्लीकेशन में और बेहतरी आई जा सकती है। सो मैंने वो सारा कुछ किया। एंड अगर आपको जानना है कि भाई किस तरह से
एप्लीकेशन फिल आउट की जाए या किस तरह क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके अंदर पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए जो आपकी NHS की एप्लीकेशन होती है और किस तरह से आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो. And that's how finally in September 2024 I got an email that you have cleared the interview and आपको हम sponsorship भी offer कर रहे हैं along with the dependent, and that was the biggest achievement for me कि भाई मैंने within a year without taking a PSW भाई मैंने जो है अपना सब कुछ क्लियर किया, अपने मेरिट पे अपना मास्टर्स क्लियर किया है मैंने और स्किल वर्कर जॉब हासिल किया अलोंग विद द डिपेंडेंट. और हेल्थ केयर में भाई फ़ायदे बहुत सारे हैं, जिसमें से एक ये भी है कि भाई आपको किसी किस्म की फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती, ना IHS फ़ी पे करनी पड़ती है ना किसी और किस्म की. अगर आपको ऑनेस्टली IHS फ़ी पे करनी पड़ जाए ना, जो आप प्राइवेट कंपनीज़ में काम करें तो बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए आपको इतने थब्बू नोट चाहिए, इतने ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं कि आपने जो अगर आपको 3 ईयर का वीज़ा वर्क वीज़ा दिया या उन्होंने 5 ईयर का दिया, आपने अपनी ड्यूरिंग एप्लीकेशन अपनी IHS फ़ीस पे करनी है. लेकिन हेल्थ केयर में कोई IHS फ़ीस नहीं होती है. तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन फ़ीस की थी, तो और अब ना ही अपने हस्बैंड की, और मेरे हस्बैंड को भी क्योंकि मेरा हेल्थ केयर पे था तो उनको भी किसी किस्म की भी IHS मेडिकल फ़ीस पे करनी नहीं पड़ी थी. जस्ट हमने अपने एप्लीकेशन फ़ीस भरी थी और हमारा जो है थैंक गॉड हमारा जो है वीज़ा जो है हमें मिल गया था अक्टूबर में के एंड में, और हम लोग जो है स्किल वर्कर राउट पे चले गए थे. सो ये मेरी सारी थी होल जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू UK एंड फ्रॉम एज अ स्टूडेंट एंड हाउ आई स्विच्ड माय स्टूडेंट वीज़ा टू स्किल वर्कर वीज़ा. सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आपको बातें और एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं शेयर करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में तब तक बता सकते हैं कि भाई किस और टॉपिक पे मैं आपको एक्सप्लेन और कुछ बता सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ. ऑल्दो के बहुत सारे लोग अपनी जर्नी शेयर करते हैं, लेकिन हर एक के बताने का डिफरेंट स्टाइल होता है और समझ हर एक के पर्सपेक्टिव अलग होता है. तो अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने से शेयर करने से कुछ हेल्प मिली हो तो ज़रूर मुझसे शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपसे जो है दूसरी वीडियोस में अपने और एक्सपीरियंसेस और हेल्प आपकी कर सकती हूँ कि भाई किस तरह से आप बाकी चीज़ें जो मैंने आपको सारे कुछ वीडियो में बताया आप कर सकते हैं. सो फिलहाल के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. हैव अ गुड डे ऑल ऑफ़ यू. थैंक यू वेरी मच.